गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा आज हम लोग केमिकल कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने सॉल्यूशन का डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव, जो प्रीवियस ईयर में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको डिस्कस किया था विथ सुटेबल एग्जाम्पल देकर, और उस पर कितना ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उस सबको हमने डिस्कस कर दिया था। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक से उसको दोबारा और एक बार और रीड करना है, दोबारा जाना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा उतना ज़्यादा एग्जाम में वो उतना ही फास्ट और तेज़ी से क्या होगा, बनेगा और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आप उसको जाके दोबारा फिर से एक बार बुक से एक बार कर लीजिएगा। और आज हम केमिकल कंट्रीज का जो ऑब्जेक्टिव है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। डिस्कशन के साथ साथ कुछ हम बेसिक भी बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बने तो आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो बन रहा है और आ रहा है। हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले सभी ऑब्जेक्टिव वीडियो क्या कर दें, क्लियर कर दें। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग केमिकल कंट्रीज शुरू करते हैं। बेसिक से पूरा देखेंगे कौन कौन सा कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को हमको कन्वर्ट किस में करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी रिएक्टेंट को हम लोग हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। ठीक है ना। रिएक्टेंट को बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए किसमें चेंज करना है, प्रतिफल में। प्रोडक्ट यानी प्रतिफल में बदलने के लिए करा कौन सा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए। हम लोग जानते हैं जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है कोई भी मॉलिक्यूल उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्या वो जो भी एनर्जी हो, जो भी मिनिमम एनर्जी हो जिसके कारण रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ना, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना। वो ऐसा एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या कहीं फोर्स करता है, या बोल सकते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है। कम है उसको उतना एनर्जी दिया जाएगा और वो प्रोडक्ट में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है ना। तो कहेंगे सर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो कहेंगे सर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ऐसा है कि थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, कोई भी अगर रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर रिएक्शन है, मान लीजिए रिएक्टेंट है, कहेंगे सर रिएक्टेंट है, या सिंपली इसको आप आर लिख सकते हैं रिएक्टेंट को। अगर इसको प्रोडक्ट में बदलना है, प्रतिफल में बदलना है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी रहता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ कौन सा, रिएक्टेंट। मान लीजिए ओ है और यहाँ है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी पहले से है किसके पास, रिएक्टेंट के पास। और यहाँ से ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, या बोल सकते हैं एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। ये वैसा एनर्जी बैरियर है जिसके पास जाने के बाद, यहाँ पर रिएक्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, इसको बारीकी से हम अच्छे से आपको समझा देंगे, आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना। कहीं कोई भी रिएक्टेंट होता है उसका इनिशियली एनर्जी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ एनर्जी होता है और वो एनर्जी लेकर आता है, तब वहां से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ नॉलेज पहले से रहता है और उसी नॉलेज में से फिर आगे का हम काम करते हैं। तो हम जो आपको 12th पास कराने के लिए काम करेंगे वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। और जितना आप 10th तक पढ़े हैं जो आपके पास पहले से अवेलेबल है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी वो आपका अपना एनर्जी है। अब यहाँ से एनर्जी को इस एनर्जी बैरियर तक, यहाँ पास कराने तक, यहाँ तक लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और जब यहाँ पहुंचेगा तब यहाँ किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, यहाँ बी मान लीजिए, इसी एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कौन सा एनर्जी बोलेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। कहेंगे सर पहले से एनर्जी के पास ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया और यहाँ से यहाँ कौन सा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। पूरा एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
कहाँ से कहाँ, बी से लेके ओ तक की एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो लाइन है इसको एनर्जी बैरियर बोल सकते हैं, या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब थ्योरी में अच्छे से पढ़े हैं, थोड़ा सा भी इतना ध्यान रखना कि जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हमको ये कर्व बनाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है और यहाँ पर ये टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। यहाँ टाइम के साथ यहाँ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा कितना एनर्जी चाहिए। तो अगर ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, और इसी क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है उसी एनर्जी को हम लोग कौन सा बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वह कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलेंगे सर, कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ कर्व पर देखेंगे तो कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और टोटल को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जिसे ईटी से डिनोट किया जाता है। और एक फार्मूला हम यूज करते हैं कि थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस कौन सा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल भी सकते हैं, तो हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ कौन सा, रिएक्टेंट, बराबर कौन सा हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट घटा देंगे तो यही आपका क्या निकल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी भी एक बार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जब क्वेश्चन लिखेंगे उस समय ग्राफ और ये फॉर्मूला देना क्या रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, एक बार ध्यान से इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच, क्वेश्चन को एक बार खुद से भी देखिए, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन एट विच, किस पर डिपेंड्स करता है, किस पर, एक्टिव मास पर। जो उसका एक्टिव मास होता है उसी पर डिपेंड्स करता है रेट। रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स, जिस रेट पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो किस मास पर डिपेंड्स करता है। तो हमेशा याद रखिएगा एटॉमिक मास नहीं होता, इक्विवेलेंट मास नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, हमेशा याद रखिए एक्टिव मास। जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, एक्टिव मास वाला 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक्टिव मास पर डिपेंड्स करता है जो उसका अपना मास होता है। ठीक है ना। ये सब वन लाइनर है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन dx अपॉन कौन सा, dt, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कह रहा है उसके बारे में, इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। तो हमेशा याद रखिए जैसे जैसे समय बीतते जाता है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, डिक्रीजेज विथ कौन सा, टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, द रेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज लाइज बिटवीन 2 and 3, हमेशा याद रखिएगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है जनरली रिएक्शन का, वो 2 और 3 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। इस बात को आपको याद करके रखना है। ठीक है ना। ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव चैप्टर ज्यादा है और काम थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना है, इसे थोड़ा हम फास्ट करा रहा है। जहां पर समझाने वाला होगा, जो समझाना अच्छा हो, जो सब्जेक्टिव में भी वर्क करेगा, वहां पर आपको हम डिटेल करते चलेंगे। ठीक है ना। पहले इसको समझिएगा, याद रखिएगा द टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है किसी भी रिएक्शन का, वो जनरली उसका कोएफिशिएंट किसके बीच में लाई करता है, 2 और 3। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, उसका गुणांक किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2A + C कैन रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, पहले कि कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका आपको रेट लिखने आना चाहिए। कहेंगे सर रेट लिखते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 रिएक्शन क्या दिया हुआ आपका, 2A + B, अब प्रोडक्ट में क्या बना हुआ है, C। तो अगर इसका हमको रेट एक्सप्रेशन R लिखना है तो हमको सर पता है कि जो रिएक्शन के पहले होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो रिएक्शन के पहले होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अगर इसका रेट लिखना होगा हमको, रेट बराबर क्या होता है, जो ये कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कौन सा, ऐसे लिखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा, A,
अपॉन कौन सा चेंज इन टाइम, जो इसका कोफिशिएंट रहता है गुणांक वो डिवाइड में आता है 1/2, और यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा। माइनस साइन क्यों देते हैं? तो रिएक्टेंट जो होता है हमेशा टाइम के साथ घटता है, रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज करता है, घटता है रिएक्टेंट, इसीलिए निगेटिव साइन यहाँ पर देते हैं। और निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्टेंट है जो टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा, और ये प्रोडक्ट है जो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसका रेट एक्सप्रेशन कैसा होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, जो कोफिशिएंट रहता है वो गुणांक में आ जाता है, इक्वल टू। अब यहाँ पर बी है रिएक्टेंट में, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा बी अपॉन चेंज इन कौन सा टाइम, ये भी रिएक्टेंट है तो इसमें भी माइनस देंगे। जो रिएक्टेंट रहेगा उसे माइनस देना है। क्यों माइनस देते हैं? तो कहेंगे सर जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ घटता है, इसलिए वहां पर साइन कौन सा देते हैं, माइनस देते हैं। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आपका सी है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा सी अपॉन चेंज इन कौन सा टाइम, टाइम के साथ सी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग जो कि प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्रोडक्ट यानी प्रतिफल, या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में उसको प्रतिफल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, यहाँ पर साइन क्यों यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको समझाने के लिए एक और इक्वेशन हम खुद से देते हैं, उसका रेट इक्वेशन अगर लिखना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3a है और प्लस कितना हो गया 5b हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए प्लस 4c दिया हुआ है इक्वल टू 2m और प्लस 3n दिया हो, कोई भी रिएक्शन दिया हो, हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि रेट एक्सप्रेशन लिखने आ जाए, ठीक है ना। इस रिएक्शन का अगर रेट एक्सप्रेशन अगर लिखना है, ये एक रिएक्शन है, तो कहेंगे सर ये रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन के पहले रहता है कहते हैं सर इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट या हिंदी में इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन से पहले है और जो रिएक्शन के बाद में बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो रिएक्शन के बाद बना उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिफल बोलेंगे। तो कहेंगे इसका सर रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, या इसका रेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे रेट, कहेंगे सर पहले रिएक्टेंट में कौन है, 3a है, तो जो भी रिएक्टेंट है उसे कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आएगा, और साथ में समय के साथ ये घटेगा भी, सिर्फ सीधा चेंजिंग नहीं आएगा, ये समय के साथ घटता है यानी डिक्रीज करता है। तो हम कहेंगे सर पहले ए है तो ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आएगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, कहेंगे सर टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसे कॉन्सेंट्रेशन में, सांद्रण में अगर परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो कहेंगे सर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और साथ में ये रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ घटता है, इसलिए यहाँ पर कौन साइन देंगे, माइनस देंगे। जब भी रिएक्टेंट का रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लिखेंगे, उसमें रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा निगेटिव साइन लगाएंगे। कहेंगे सर क्यों निगेटिव लगाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट यानी अभिकारक धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, कॉन्सेंट्रेशन घटते चला जाता है। ये इसका हो जाएगा, और जो इसका कोफिशिएंट है 3, ये डिवाइड में आएगा -1/3 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसका कोफिशिएंट 5 है तो लिख दीजिए 1/5, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा बी अपॉन चेंज इन कौन सा हो जाएगा टाइम। कहेंगे सर यहाँ भी कौन साइन होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि सर ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ घटता है, जितना रेट से पहला घटेगा उतना ही रेट से दूसरा वाला घटेगा, उतना ही रेट से तीसरा वाला घटेगा, और जितना रेट से रिएक्टेंट घटता है उतना ही रेट से प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। अंतर इतना ही है कि ये बढ़ेगा, जितना रेट से रिएक्टेंट घटता है, अभिकारक घटता है, उतना ही रेट से प्रोडक्ट यानी प्रतिफल क्या होता है, बढ़ता है। सबका रेट बराबर होता है, इसलिए हम रेट लिख रहे हैं तो सब में इक्वल साइन दे रहे हैं कि रिएक्टेंट का डिक्रीज होने का रेट और प्रोडक्ट का बढ़ने का रेट, कहेंगे सर दोनों बराबर होता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है ना। तो कहेंगे सर ये हो गया, कोफिशिएंट 5 था, ये डिवाइड में आ गया, अब 4 है तो 1/4 लिख दीजिए, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा सी अपॉन चेंज इन कौन सा टाइम, और कहेंगे सर यहाँ भी कौन साइन होगा, माइनस होगा, इक्वल टू, ये सभी रिएक्टेंट थे तो टाइम के साथ घट रहे थे। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट में, कहेंगे सर प्रोडक्ट में है कौन, ध्यान से देखिए, तो प्रोडक्ट में है 2m और कौन सा 3n, तो प्रोडक्ट तो हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, अगर टाइम के साथ बढ़ेगा तो वहां पर साइन कौन सा देंगे, प्लस, यहाँ जो गुणांक 2 है ये भी डिवाइड में आएगा, तो 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा m अपॉन चेंज इन कौन सा टाइम, कहेंगे सर यहाँ कौन साइन होगा, प्लस,
फिर यही बराबर हो जाएगा किसके 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा n अपॉन चेंज इन कौन सा टाइम, और यहाँ पर साइन कौन हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है, कोई भी रिएक्शन देगा तो रेट एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखेंगे, एग्जाम में कोई दूसरा भी आ सकता है, बस इतना याद रखिएगा कोफिशिएंट है वो डिवाइड में जाएगा, रिएक्टेंट है तो माइनस होगा। कोफिशिएंट है डिवाइड में जाएगा और रिएक्टेंट है अभिकारक है तो उसमें माइनस लगाना है। सब में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, सब में यही काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कर रहा है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2A + B, इसका हो जाएगा -1/2 dA अपन dt, ये बात सही है। बी फिर रिएक्टेंट है तो -dB/dt कहेंगे सर दोनों में माइनस लगा हुआ है, क्यों माइनस लगा हुआ आप जान रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट है टाइम के साथ घटता है डिक्रीज करता है, और ये प्रोडक्ट है सी क्या है प्रोडक्ट है, तो ये टाइम के साथ बढ़ेगा, इसलिए इसमें कौन सा साइन लगा है सर प्लस साइन लगा है। तो कहेंगे सर ए बी और सी तीनों यहाँ पर सही है जो लिख कर आपको हम बता दिए थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा डी होगा, ठीक है ना। इसको आप ठीक से देखकर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा रोक कर और इसको लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है देखिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस पर रेट कांस्टेंट डिपेंड्स करता है, तो कहेंगे सर रेट कांस्टेंट जो के होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड्स करता है। किसका फंक्शन होता है, कहेंगे रेट कांस्टेंट के, ये फंक्शन किसका होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड्स करता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा टेम्परेचर। हमेशा याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट जो होता है रिएक्शन का, या कोई भी रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर हो फर्स्ट ऑर्डर हो, उसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो किसका फंक्शन होता है, ताप का। टेम्परेचर मतलब कौन सा, ताप का फंक्शन होता है, और रेट कांस्टेंट मतलब कौन सा, अच्छा नियतांक होता है। रेट किसी भी अभिक्रिया का जो नियतांक होता है वो ताप पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पूछे हुए है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, ये लगभग कौन सा है, फिर रिपीट कर रहा है। पीछे भी बताया था कि एक्टिव मास पर डिपेंड्स करता है, जो रिएक्टेंट की एक्टिव मास होता है उस पर डिपेंड्स करता है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन कौन सा, एक्टिव मास। अभी एक दो बार इसको अच्छे से और देखिएगा ताकि एग्जाम में जाए और ऑब्जेक्टिव आप फास्ट बना लें। फास्ट बना लेने के बाद आपका टाइम भरपूर बचेगा, ठीक है ना, और उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन में आता है जिसको आराम से याद करके रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप इसका रिएक्शन आप इसका बता सकते हैं। क्या कर रहा है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड्स करता है, तो सर टेम्परेचर पर। फिर ये आप किस पर डिपेंड्स करेगा, कहेंगे सर टेम्परेचर पर डिपेंड्स करेगा। जब भी रेट कांस्टेंट की बात आए तो कहेंगे सर टेम्परेचर पर डिपेंड्स करेगा। एक मिनट, करा द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो होता है करा किस पर डिपेंड्स करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम, टेम्परेचर। हमेशा याद रखिएगा, रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है तो टेम्परेचर याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो आप भी अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है ताकि सेकेंड टाइम अगर ये एग्जाम में आए तो आपको समझ में आए कि हाँ सर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, इफ dx/dt इक्वल टू kh⁴n द रेट बिकम्स सम 100 टाइम्स, ये ना कह रहा है रिएक्शन बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन pH चेंज फ्रॉम 2 to 1, pH का मान कहां से 2 से 1 पर चेंज करता है, तो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम्स हो जाता है। pH समझ रहे हैं ना, P का मतलब पोटेंज होता है, पोटेंज, और H प्लस ये होता है pH। पहले इसको ठीक pH को पहले देखते हैं हम लोग, पहले pH के बारे में समझते हैं। तो सर pH जो होता है ना, P से होता है पोटेंज, P से क्या होता है पोटेंज, और H का मतलब होता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का सांद्रण। P से पोटेंज और H प्लस का सांद्रण होता है, P से पोटेंज होता है, H प्लस का सांद्रण होता है। कहते सर pH का जो मान जो होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग पढ़े थे, pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा H प्लस, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। और ये माइनस जो है, मैथ और लॉग को प्रॉपर्टी पढ़े होइएगा, तो माइनस इसको लिख सकते हैं
लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा H प्लस। ये माइनस साइन जो है ना, लॉग का जो मल्टीप्लाई रहता है वो पावर में जाता है, लॉग में जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वो कहाँ जाएगा, पावर में। तो इसको लिख सकते हैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा H प्लस, इसका पावर कितना होगा -1 यानी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो H प्लस कॉन्स्टेंट पावर रहता है ना, ये pH का मान होता है, यानी pH का मान -1, यानी एक बार हमको pH कहाँ से कहाँ चेंज करना है, करा 2 से 1 पर pH चेंज करेंगे तो रेट का वैल्यू जो है, रेट एक बार 100, एक बार मान लीजिए रेट कितना दिया हुआ है dx अपॉन dt, ध्यान से देखिएगा, कहेंगे सर dx अपॉन dt इक्वल टू कितना है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसका पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ये dx अपॉन dt को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। करा कि पहले रेट तो दिया हुआ है, लेकिन रेट करा 100 टाइम्स हो जाता है। एक बार पहले रेट दे दिया, पहले इसको फर्स्ट केस से बना लेते हैं, पहले इसका pH मान हम लोग 2 कर देते हैं, तो कहेंगे सर रेट इक्वल टू हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है ना, इस पर -1 दे दीजिए, कितना वैल्यू दीजिए -1, इसका पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। एक बार रेट कह रहा है कि 100 टाइम्स हो जाएगा जब इसका pH चेंज करेगा, तो pH चेंज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H है, इस पर पावर कितना दे दीजिए, -2 दे दीजिए, इसका पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ये दोनों दिया हुआ आपको, 100 है तो कितना, 2 है तो 1, पहले ठीक से देख लीजिएगा, 2 था तो कितना हो रहा था 100 टाइम्स, कह रहा बिकम 100 टाइम्स 2 to 1, यानी 2 to 1 है तो 100 टाइम, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और इन दोनों का रेशियो लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर इधर हो जाएगा 100 R हो जाएगा, तो R से R कटेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 100 बचेगा। इन दोनों का रेशियो ले लेना है, तो रेशियो लेंगे तो इसको ऊपर में लिखेंगे, उसको नीचे में लिखेंगे, तो 100 हो जाएगा, K से K क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ऊपर में जाएगा 2n हो जाएगा, 10 लिख दीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉग के पावर में 10 में ले लेते ठीक रहता, 10 ले लीजिए, अच्छा 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 ले लीजिए, पावर घटा दीजिए तो सर कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2 में से घटेगा तो ये हो जाएगा -n, -n आई कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस -2n हो जाएगा। इधर अगर बात करेंगे 100 के पावर है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 10 के पावर हो जाएगा ये -1 2 -n 3n, कहीं गड़बड़ हो गया कोई क्या, pH का मान 1 से 2 पर जाता है, ठीक है, तो 100 टाइम्स हो जाता है, तो 100 टाइम्स हो गया, ठीक है, 100 2 है तो इसका पावर जाएगा तो n हो जाएगा, n का मान 2, n माइनस पावर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n हो जाएगा, और 2 पावर है तो 2n हो जाएगा, तो 2n में से n जाएगा तो n बच जाएगा उसमें, ये माइनस है यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 2n माइनस n और प्लस कितना होगा 2n में से n जगह तक कहेंगे सर n बचेगा, तो 10 टू पावर 2 इक्वल टू 10 के पावर कितना n, तो हमसे n का मान पूछा है, तो दोनों बॉल का बेस बराबर है, तो कहेंगे सर n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन जनरली आएगा 100 टाइम्स के ऊपर 1000 टाइम्स कर सकता है, और 2 के ऊपर और चेंज कर सकता है, 4 से 1 पर कर सकता है, 3 से 1 से कर सकता है। तो आपको सिंपल करना क्या है, 2 इक्वेशन बनाना है, हमेशा याद रखना है कि 10 टू जो पावर आता है, 10 के जो पावर आता है ये मल्टीप्लाई में आता है, मल्टीप्लाई में आने के बाद जो लॉग का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, लॉग H प्लस को आपको 10 लेना होगा, आपको थोड़ा इसमें मैथ का टर्म है, आपको हम अलग से बताते हैं, पहले इसका 2 आंसर हो गया, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए होता क्या है कि H प्लस का pH का मान कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, pH बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा H प्लस, ये ना होता है। अगर मान लीजिए H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर के टर्म में दिया हुआ रहता है, तो pH बराबर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि सर H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 10 टू पावर -2 होता है, या कभी दिया रहेगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर -3 दिया रहेगा, या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर -4 दिया रहेगा, ये वैल्यू आपको दिया रहता है। उसके बाद कहता है कि सर pH का मान बताइए, ये वैल्यू दिया रहेगा, तब आपसे पूछेगा कि सर इसका pH बताइए, pH मान कितना होगा, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। अब pH बराबर जो होता है माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर -2 रख देंगे तो ये -2 हो जाएगा, जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में आता है, तो कहेंगे सर pH इक्वल टू -2 इंटू कितना माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 10, लॉग 10 हो जाएगा। और लॉग में जनरली अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका बेस भी कितना होता है 10 होता है, और एक फार्मूला होता है कि लॉग में a बेस a अगर रहता है, दोनों ऊपर नीचे अगर बेस और लॉगरिथमिक फंक्शन ये दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के, लॉग b बेस b रहेगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के,
तो कहेंगे सर ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो -2 गुने -1, ये pH का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने 10 टू द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को 10 टू द पावर -2 लिया था, क्योंकि pH मान कह रहा है 2 से 1 पर जाता है, तो ये -2 लेंगे तो pH 2 आएगा और -1 लेंगे तो pH 1 आएगा। कहिएगा सर कैसे आएगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमने -2 लिया था तो pH मान कितना आ गया 2, अगर 10 टू द पावर अगर -1 ले लेंगे तो pH मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए H प्लस के जगह पर आप कितना यूज कीजिएगा 10 टू द पावर -2, अगर कहेगा 2 से चेंज हो रहा है तब, जैसे देख लीजिए प्रीवियस में, अगर कहेगा कि 2 से चेंज हो रहा है, अगर pH मान 2 का रहा है तो 10 टू द पावर -2 लेना है, अब 1 पर का रहा है तो 10 टू द पावर -1 लेना है। अगर अगले क्वेश्चन में चेंज करके 4 कहेगा तो 10 टू द पावर -4 लेंगे, और जिसमें चेंज करेगा वो यहाँ 10 टू द पावर -2 रहेगा तो -2 ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है ना, अगले वाले में हो सकता है 4 से 2 दे दे, लेकिन आप याद इतना रखना है कि अगर pH मान 2 कहेगा 10 टू द पावर -2 लेंगे, 4 कहेगा तो 4 लेंगे, 1 कहेगा तो 1 लेगा। कोई कहेगा क्यों हम 10 टू द पावर -2 लेंगे, तो कहेंगे देखिए भाई यहाँ पर हमने बता दिया है, सॉरी एक मिनट, अगला पेज में बताया, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हमने बताया कि अगर 10 टू द पावर -1 लीजिएगा तो pH मान 1 आएगा, 10 टू द पावर -2 लीजिएगा तो रख के हमने निकाल के देखा pH मान कितना आता है 2 आता है। तो pH मान जब भी 2 की बात आएगा तो 10 टू द पावर -2 ले लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये दो फार्मूला याद रखिएगा कि log a बेस a ऊपर में और नीचे में सेम रहता है, इसका वैल्यू 1 होता है, log b बेस b इसका वैल्यू 1 होता है। एक और फार्मूला आप याद रख सकते हैं, log a के पावर n, जो पावर में रहता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, तो आप इसको n इंटू log a लिख सकते हैं, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूला यूज करके तब उसको निकाला जाता है, ठीक है। आप अच्छे से सबको नोट कर लीजिएगा और इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट इतना, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हर एक साल आता है, सबसे आसान क्वेश्चन, बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे आसान ऑब्जेक्टिव केमिकल काइनेटिक्स का यही आता है, जिसमें आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। कहेंगे सर ये रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कितना रेट है, तो ध्यान से देखिए, कहेंगे सर रेट जो है वो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कुछ भी पावर नहीं है तो कितना होगा 1 होगा। अब किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर निकालते हैं हम लोग, ऑर्डर, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर को जोड़ देते हैं, तो कहेंगे सर 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें ऑर्डर कौन सा हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही होगा। अब मान लीजिए आपको चेंज करके दे दिया, कोई रेट दे दिया रहेगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर -1/2 दे देगा, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका पावर 1 दे देगा। तो अब कहेगा सर इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए, तो हम कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर रहता है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर रहता है उसी को एडिशन को, सम को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहेंगे सर यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा -1/2 और +1 हो जाएगा, एलसीएम कहेंगे सर 2 हो जाएगा, -1 + 2, ये हाफ ऑर्डर 1/2 हो जाएगा, ऑर्डर आपका निकल जाएगा। यानी सिंपल आप याद रखिएगा फार्मूला, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर m है। अब मान लीजिए और कॉन्सेंट्रेशन कोई रिएक्टेंट है, इसका पावर अगर n है, तो हम सिंपल कहेंगे सर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ और लीजिए, s ले लीजिए, तो जो कॉन्सेंट्रेटर में पावर रहेगा वही होगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो m प्लस कितना हो जाएगा, यानी सिर्फ पावर को जोड़ देना है। जोड़ने में मतलब आपको बोर्ड मास क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ही गड़बड़ हो जाए, पता चला जोड़ने जा रहे हैं घटाने, माइनस प्लस ज्ञान कुछ कम रहेगा, पता चलेगा कि बायो वाला इसको गलती कर देगा। इसे ध्यान से रखिए, जो ऑर्डर सिंपल रहता है, बहुत आसान रहता है, और जोड़ के इसको निकाल देना। तो कहेंगे सर यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखिए। कहेंगे सर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए क्या कह रहा है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 + Cl2 2HCl इन वाटर इज, एक ही और ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको याद करके रखना पड़ता है, ये कौन सा ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर होगा कि फर्स्ट ऑर्डर होगा। जिस समय आपका क्लास चल रहा था उस समय उन्होंने डाटा बनाकर बताया था कि देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर, यहाँ तक कि फ्रैक्शन ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक एग्जाम्पल, फ्रैक्शन ऑर्डर का भी एग्जाम्पल आपको लिखा दिया था कि इसको कुछ को याद रखिएगा, जिसके रेट एक्सप्रेशन से
इसका जब रेट लिखेंगे हम लोग रेट एक्सप्रेशन, तो इससे क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा ऑर्डर होता है। इसको याद रखना पड़ता है कि H2 और Cl2 कौन सा ऑर्डर होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। आपको नोटबुक में क्लियर लिखाया हुआ है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को आप याद कर ही लीजिएगा, देख ही लीजिएगा कि सर जीरो ऑर्डर में कौन कौन रिएक्शन आता है और फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन रिएक्शन आता है। यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है, फर्स्ट नहीं, इस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। और नोटबुक में जाकर देख लीजिए, जीरो ऑर्डर में और भी हम 4-5 रिएक्शन लिखा दिए हैं और कहें इसको आप याद रखिएगा, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इतना काम आप अभी वीडियो देखने के बाद ही कर लेंगे कि हाँ जीरो ऑर्डर में कौन कौन है और रिएक्शन, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को आप भी एक बार पढ़िएगा, जितना टाइम्स क्वेश्चन पढ़िएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड्स इन इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का सर हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या कहेंगे 0.693 या बाई कौन सा होता है के। तो इसमें कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र है, कहते हैं जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जनरली होता है ना, उसको हम लोग या तो R0, इसको हम अलग से बता देते हैं, पहले इस क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। कहेंगे सर हाफ लाइफ बराबर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का, इस ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर, कहेंगे सर फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है अर्ध आयु होता है, हाफ लाइफ बोलिए उसको अर्ध आयु बोल सकते हैं। कहेंगे सर इसका अर्ध आयु जो होता है 0.693 अपन के होता है। तो अब सोच रहा था कि जब इसको बनाएंगे कैसे पता चलेगा। कहेंगे सर इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है ये नहीं है, कितना लगेगा कि ये बात नहीं समझ में आ रहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन को पहचानेंगे कैसे। तो थोड़ा आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा देख लीजिए, जो इनिशियल और फाइनल की बात आता है, कहेंगे सर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इधर हम लिखते हैं आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको सब चीज क्लियर करा देते हैं। कहते हैं सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है फाइनल है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो किसी बुक में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का मतलब रिएक्टेंट यानी अभिकारक R0 से डिनोट करते हैं। किसी बुक में जाइएगा तो A0 से डिनोट करेगा, किसी बुक में जाइएगा तो C0 से डिनोट करेगा, किसी बुक में जाइएगा तो N0 से डिनोट करेगा। जीरो का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कहीं कहीं इसको A से भी डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? A। इसका मतलब हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। R0, A0, C0, N0, ये सब जितने भी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं। कहेंगे सर फाइनल का क्या होता है, तो कहेंगे सर इनिशियल अगर R0 है तो फाइनल आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या रहेगा, R रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R का मतलब होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अगर इनिशियल A0 है तो फाइनल आपको जनरली रहेगा A माइनस एक्स, A माइनस एक्स का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अगर C0 है तो इसका फाइनल या C दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, C दिया रहेगा, या C माइनस एक्स भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है। N0 है तो ये N0 रहेगा तो ये आपका N हो जाएगा, A रहेगा तो ये जनरली A माइनस एक्स होता है। ये सब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का सिम्बलाइजेशन होता है और ये सब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का सिम्बलाइजेशन होता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा नहीं हो कि सिम्बलाइजेशन पर आपको ये नहीं समझ में आया कि संकेत कुछ ऐसा दे दिया कि हम तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 पढ़ के आए थे और यहाँ पर C0 या N0 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जीरो मतलब समझ लीजिए कि इनिशियल शुरू हो रहा है, और नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो A लिखा हुआ है तो A में से कुछ घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है तभी प्रोडक्ट बनता है। तो कुछ अगर घटा हुआ है तो समझ जाएंगे ये फाइनल है, कुछ घटा हुआ है तो समझ जाएंगे ये फाइनल है, कुछ घटा हुआ है तो समझ जाएंगे फाइनल है। नहीं तो R0 और R जनरली एनसीईआरटी में R0 और R का यूज किया गया है, तो आप इसको ज्यादा माइंड में रखिएगा R0 R। ऐसे आपके नोटबुक जब हम पढ़ाए थे तो उसमें सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करके और फॉर्मूला पर रखकर आपको बताए थे। एक बार नोटबुक में भी इस बात को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहे थे हम लोग कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड्स नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि हाफ लाइफ में कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड्स करेगा, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा। कहेंगे नहीं डिपेंड्स करता है, और ऑप्शन कौन सही होगा, बी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन भी ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, बस फार्मूला पर खाली रखिए, आपका आंसर 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को ठीक से पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से पहले देखिए। सर क्वेश्चन क्या है, रेट लॉ इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज रेट, रेट आपको दिया, ध्यान दीजिए, रेट इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए रेट इक्वल टू है
कहेंगे सर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर कितना है 2। तो क्या कर रहा है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, किसका कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है B, इट ट्रिपलेट यानी ट्रिपल करना है, थ्राइस कर देना, 3 गुना समझ सकते हैं, ट्राई 3 गुना याद रखिए, या ट्राइस याद रखिए 3 गुना, या 3 टाइम्स लिख लीजिए, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर B के कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, डेट ऑफ ए कांस्टेंट देन बिकम्स, तो अगर B को 3 गुना करेंगे तो कहेंगे सर इस पर तो पावर 3 लगा हुआ है, जो गुणांक होगा यहाँ पर R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ए कांस्टेंट है, ए में कोई परिवर्तन नहीं है, अगर B को थ्राइस कीजिएगा तो 3 भी हो जाएगा, स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा K इंटू, अभी नहीं लिख लीजिए, एक मिनट पहले इसको कहेंगे सर स्क्वायर कर दीजिए, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये स्क्वायर हुआ तो 9 हो जाएगा बाहर, फिर यह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा B पावर कितना 2, फिर ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो R इक्वल टू 9 इंटू कौन सा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर कौन सा 2 हो जाएगा। तो पहले कितना था रेट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन B, इसको ध्यान से देखिए, और जब B को ट्रिपलेट कर दिए हैं, 3 टाइम्स कर दिए हैं, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो स्क्वायर के कारण यहाँ पर 9 बाहर आएगा, 9 बाहर आएगा तो अब रेट पहले के रेट से कितना गुना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, पहले ये रेट था अब ये रेट कितना गुना हो जाएगा सर 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ कहता कि ट्रिपलेट 3 गुना के जगह पर 2 गुना कहता, या ट्वाइस कहता, या थराइस कहता, तो फिर यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं, स्क्वायर है तो 9 आ गया, क्यूब भी आ सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कहेंगे सर स्क्वायर था तो 3 गुना कहाँ, तो ये 9 बाहर आ गया, तो कितना रिएक्शन हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 के जगह पर अगर क्वेश्चन है बी में अगर ट्वाइस का आता है तो 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वेरिएट करके दे, खाली आपको ये देखना कि चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज बी में हो रहा है तो बी में चेंज करेंगे, स्क्वायर है तो 9 बाहर हो गया, 9 टाइम्स हो गया, इतना भी याद रहेगा आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में से, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू एच के पावर 1/2 1 देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी पीछे रिपीट कर चुके हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन दिया है r इक्वल टू कितना है dx अपॉन dt, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है कि जनरली हर एक साल आता है, और इस साल में उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा 1/2 इंटू डी के पावर कॉन्सेंट्रेशन कितना 1/2, हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, तभी जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं, क्योंकि जब भी सर ऑर्डर निकलना रहे, जब भी ऑर्डर निकलना रहे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर होगा, किसका पावर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर, अब ध्यान से देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर 1/2 है, यहाँ भी पावर कितना है 1/2 है, तो दोनों पावर को जोड़ दीजिए, तो कहेंगे सर 1/2 और प्लस 1/2, दोनों को जोड़ेंगे हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस पर चेंज करके भी देगा, बस आपको जोड़ने घटाने आना चाहिए, इतना तो आता ही होगा कि जोड़ते कैसे और घटाते कैसे, इतना ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर फिक्स है जो आपको बन ही जाएगा, जिसमें आपको ऑर्डर निकालने के लिए क्रम निकालने के लिए कहेगा, जब भी क्रम निकालना होगा दोनों का पावर क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी ठीक है, याद करना है, इस क्वेश्चन को याद रखना है, जनरली रिपीट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है ना। पूछ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, आपको हमने एक डाटा लिखा दिया था इसी के लिए कि सर आप डाटा याद रखिएगा तो आपको आसान होगा। कह रहा कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, जब इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज ए रिएक्शन विच ऑर्डर, कह रहा है किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, कौन सा है द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH सेकेंड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर, इथाइल एसीटेट हो गया CH3 C2H5, कहेंगे सर इथाइल है और ये पीछे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं एसीटेट, इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में कर रहा है हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा डाइल्यूट कौन सा NaOH, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
इसमें कॉन्सेप्ट भी आता है प्रीसिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो उसी समय बताए थे, एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट इतना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ये भी बहुत आसान है, कहना ये तो एकदम होल मार्क क्वेश्चन है कि एक केमिकल कांटिटी में ऑब्जेक्टिव ऐसा वाला आएगा ही जिसमें रेट दिया रहेगा, कहेगा ऑर्डर निकालने के लिए। आप बहुत आसान तरीका से यहाँ ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका पावर n है, इसका पावर कितना 1 है, ऑर्डर निकालेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा n, खाली दोनों को जोड़ देना है, जो पावर रहेगा, जो घात रहता है, वो दोनों को खाली जोड़ देना रहता है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। हमारे हिसाब से और भी ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं अभी है, जितना ऑब्जेक्टिव है इस पूरा सब्जेक्ट में, जितना चैप्टर है सब काम क्लियर कर देंगे आपको, एक बार आप इसको देखते जाए, एक दिन ऐसा आएगा पूरे चैप्टर जितना ऑब्जेक्टिव है उसको एक बार 2 या 2.5 घंटा, जितना घंटा का वीडियो होगा, सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करा देंगे, पहले इसको देखते रहिए। करा जाए रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी इज, जीरो ऑर्डर का रेट कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, उसका पावर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर 0 होता है, तो ए का पावर भी क्या देना होगा 0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्या होगा 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर ऑर्डर जो होता है ना वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर का जोड़ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। यहाँ देखिए यहाँ पावर 0 है, यहाँ भी 0 है, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, तो यानी ऑप्शन कौन सही होगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट सेम फॉर द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर के लिए होता है, किस ऑर्डर का होता है, जीरो ऑर्डर का। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, किस ऑर्डर में होता है, जीरो ऑर्डर में होता है, और एस इनवर्स जीरो ऑर्डर कहाँ, ठीक है जीरो ऑर्डर का सही। नेक्स्ट देखिए, हमेशा याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, क्या करा था, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का मान जीरो ऑर्डर में निकालना है, तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालने आता है आपको, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, उसका हाफ लाइफ कह रहा है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्शन तो बी होगा, ऐसे निकाल के देख लीजिए। देखिए पहले जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालते हैं ना, रेट इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कहेंगे सर जब रेट निकालते हैं जीरो ऑर्डर का, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, और टी बराबर 0 पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं सर टी बराबर 0 पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किससे, R0 से डिनोट करते हैं, और टी बराबर 0 पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ये बात समझ रहे हैं ना, क्या सर बात नहीं समझ में, समझ में आना चाहिए, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा कैसे, तो टी बराबर 0 यानी जिस समय रिएक्शन शुरू होता है उस समय रिएक्टेंट पूरा रहता है, जैसे आपका आइस के एग्जांपल देके बताए थे कि 5 केजी आइस है, टी बराबर 0 पर तो 5 केजी रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, टी बराबर मान लीजिए 5 मिनट के बाद कहेगा, तो 5 मिनट के बाद क्या होगा, 5 केजी वाला 5 केजी रहेगा, नहीं ना रहेगा, धीरे धीरे पिघलेगा तो आइस हो जाएगा 4 केजी, तो 1 केजी वाटर जो है 1 केजी के इक्विवेलेंट आइस के बराबर वाटर में कन्वर्ट कर देगा। जब टाइम बढ़ेगा तब ना रिएक्टेंट घटेगा और तभी प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट डिक्रीज करता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। तो कहेंगे सर टी बराबर 0 पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है, रिएक्टेंट को क्या मान लेते हैं हम लोग R0। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है ये रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है, पहले ये याद रखना चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, पेज ऐड कर लेते हैं, तो रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं R बराबर dx अपॉन कौन सा dt, ठीक है ना, इसी को लिखते हैं माइनस इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर कौन सा, अगर 0 ऑर्डर कहेगा तो पावर 0 दे देंगे। कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, d इक्वल टू माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा R अपॉन कौन सा dt, ये x जो है ना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, कहेंगे सर 1 होता है, तो माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन कौन सा
डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कहेंगे बहुत आसान है, उधर ले जाइए सर इसको, तो कितना हो जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू कितना हो जाएगा, डी टी। अब दोनों सारी इंटीग्रेशन माइनस को उधर ले जाइए, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू कौन सा, डी टी। अब दोनों सारे इंटीग्रेशन लग जाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के इन्वर्सली होता है, डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो सिर्फ ये आर बचेगा, और यहाँ के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो ये भी डी से ही कट जाएगा, यानी आपका फाइनल जो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के बाहर आ जाएगा तो सिर्फ बचेगा के टी और प्लस कौन सा, सी। अब यहाँ से सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि टी बराबर जीरो पर जो आर जीरो का मान होता है, टी बराबर जीरो पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर जीरो, टी बराबर जीरो पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मान कितना होता है, जीरो हो जाता है। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होता है, जीरो। यहाँ पर पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सी का मान जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला किधर गया, ए का वैल्यू निकाल रहे थे ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल के बराबर हो जाता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले यहां तक के कर लीजिए, 1 मिनट। जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करके पूरा को कंप्लीट करना होगा, और कंप्लीट करने के बाद एक बार दो बार नहीं 3-4 बार उसको रिवीजन करना होगा, ताकि एग्जाम में अगर वो आए तो हमको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी होता है कि कभी आते हुआ क्वेश्चन भी उसमें पता चलता है, जो कैसे बनाएंगे पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए। टी बराबर जीरो पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फाइनल के बराबर होता है, आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर जीरो के बराबर। यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, टी जीरो कीजिएगा तो आर के जगह पर कितना आ जाएगा, कहेंगे सर आर जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर टी के जगह पर जीरो रखेंगे तो के इंटू कितना, जीरो प्लस कितना, सी, यानी सी का मान हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा, आर जीरो। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। सी का मान पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है इक्वल टू के टी अब प्लस कितना, सी, कहेंगे सी का मान सर आर जीरो आया है तो यहाँ पर आर जीरो रख दीजिए। कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अब माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर जीरो, ये प्लस में इधर आया था माइनस में, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, के टी। यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा आर माइनस कौन सा, आर जीरो अपॉन कौन सा, टी इक्वल टू कौन सा, के। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है जिसमें रेट कांस्टेंट आपको निकालना होता है। तो इस तरह से पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे, पावर जीरो है तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आया था डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, दोनों सारी इंटीग्रेशन लगा देंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि टी बराबर जीरो पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल के बराबर होता है, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से सी का मान निकल जाएगा। यही सी का मान फिर इसमें पुट करेंगे, सी के जगह पर तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस में इधर आया था माइनस में, यहाँ से रेट कांस्टेंट के का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ से हाफ लाइफ निकलना रहता है तो टी के जगह पर अगर आप टी हाफ कीजिएगा, टी के जगह पर टी हाफ, तो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल के आधा हो जाता है, आर जीरो बाई कौन सा, 2। अब यही वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो हमको टी हाफ निकल के आता है, जो इन्वर्सली किसका आता है, इनिशियल कांस्टेंट का आता है। उसको भी निकाल लीजिएगा, हालांकि निकाले हुए नोटबुक में आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो कहेंगे सर टी बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ से पुट करके निकाल लीजिए, टी बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा, आर जीरो बाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टी यहाँ आ गया तो यहाँ के आ जाएगा। अब यही रखना है, आर के जगह पर आर जीरो बाई 2 रख दीजिए, कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा आर जीरो बाई कौन सा, 2 और माइनस कौन सा, आर जीरो बाई कौन सा, के। ये ऑप्शन इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निगेटिव साइन था, हमने यहाँ पर निगेटिव छोड़ा है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लेके आते थे प्लस हो जाता है, माइनस छोड़ रहे हैं,
माइनस है यहाँ पर, माइनस लेके चलिए, माइनस लेके चलिए, यहाँ भी माइनस छुटा हुआ था, यहाँ पर यहाँ रखिए, यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ पर भी माइनस दे दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, घटेगा तो 1/2 आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 अब बाई कितना 2 के आ जाएगा। ये हमको ये बताना था कि टी हाफ जो होता है ना वो किस पर डिपेंड्स करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डायरेक्टली होता है, ठीक है ना। इतना वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, टी हाफ का मान। अब नेक्स्ट देखिए पीछे क्या था, एक मिनट, ये तो टी हाफ डायरेक्टली हो जाएगा ना, ये ऑप्शन ये नहीं लगाइएगा, आप ये लगाइए। टी हाफ का वैल्यू जो निकला था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, आराम से देखिए, टी हाफ निकाले थे, टी बराबर 0 तो ये कांस्टेंट 2 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, R0/2 के आता है, जीरो ऑर्डर का 2 निकाल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, 0/2 के, हाँ ठीक है, ठीक, ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। टी हाफ जो होगा डायरेक्टली हो जाएगा किसके? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली होगा, R0/2 के आ जाता है, गड़बड़ नहीं होगा, एक मिनट और देख लेते हैं, पावर माइनस में था तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो जाएगा, माइनस R0 हो जाएगा वैल्यू, तो माइनस R0 रख देंगे, ठीक है, माइनस से प्लस आ जाएगा, ठीक है, R0 का जब R0 रख देते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बार आपको हाफ लाइफ जो है ना वो हमने नोटबुक में भी अच्छे से निकाल दिया, तो वहां भी देख लीजिए, तो वहां से आपको भी क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है ना, तो वहां भी एक बार देख लीजिएगा। और ये इंपोर्टेंट में आता है, एक बात आपको जानकारी में बता दें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, और जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यानी के, और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के, ये 4 गो में से एक न एक आता ही एग्जाम में पूछा ही जाता है, या 2 नंबर में या 5 नंबर में। तो आप हाफ लाइफ भी याद, अगर ये 2 नंबर है तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, जिस तरह से पूछ रहा है रेगुलर, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना होता है? 0.693/K, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होता है। तो टी हाफ पीछे ही बताया कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अब भाई कितना होता है? के होता है, इसको आपको याद रखना है। ये 4 पर आपको केमिकल काइनेटिक्स में पकड़ होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब भी है, अभी भी खोज के चारों को कंप्लीट कर लेंगे। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, रेट हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर, आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव इतना ही पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देखिए, वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव का एक अलग से सेशन लाएंगे, सब्जेक्टिव का एक अलग से सेशन लाएंगे, जिससे जो इंपॉर्टेंट जैसे हाफ लाइफ हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का, और उस सबका हाफ लाइफ T1/3, T1/4, इस सब में जो रिलेशन होगा T1/2 एंड 1/3, इस सब के बीच में जो रिलेशन होगा, इस सब के लिए भी हम अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन आप इस ऑब्जेक्टिव को एक बार 2 बार और बना लीजिएगा, और कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसको हम और फिर से समझाएंगे, आपको बताएंगे जो कैसे कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव में हुआ है, नहीं तो आप ऑफलाइन क्लास में भी आके इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक्स का हो गया, और अगले क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक का, यानी तो जो सोल्यूशन का रेस्ट बन गया, जो पीपीटी जिसका बना होगा वो लेकर आपको हम पूरा क्लियर कराएंगे, ठीक है। तब तक इसको देखिए, ठीक है, थैंक यू।